हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो इसे बोलते हैं दल बदलना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं और मेरा भाई जब छोटे थे हम लोग आईपीएल देखते थे, ठीक है। तो उसमें उस टाइम ना चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मतलब जो मैच था, मतलब बहुत ही क्रेज़ रहता था, ठीक है, जब उनका साथ में मैच होता था। तो क्या होता था, मैच होने से पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि ये जो टीम है वो जीतेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने सपोज़ मुंबई इंडियंस के फेवर में बोला, लेकिन जब मैं मुंबई इंडियंस की बैटिंग देखती कि अरे बहुत बेकार खेलते, तो मैं क्या करूँगी, अपना जो पार्टी है वो बदल लेती थी। मैं फिर चेन्नई सुपर किंग के फेवर में आ जाती थी। तो ये क्या किया मैंने डिफेक्शन किया। कैसे, अब मैं आपको समझाती हूँ। अब इसे हम लोग लॉ के थ्रू देखते हैं क्या होता है। जब भी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी में, कोई सी पार्टी में, ठीक है, मान लो कांग्रेस में, ठीक है। अब उन्हें लग रहा है कि जो कांग्रेस है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहने वाला है, या फिर बीजेपी से गिराने वाला है, या जो भी, तो उस पार्टी को लगता है कि मतलब उस पर्टिकुलर मेंबर को लगता है कि इस पार्टी में रह के फ़ायदा नहीं है, तो क्या करता है, अपनी पार्टी को बदल लेता है। इसे बोलते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ। अपने फायदे के लिए क्या करता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता था, ठीक है, वो पार्टी ही बदल लेता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। ये अभी मैं आपको इसके सेंस से समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया क्यों हमने। अब आप सोचोगे तो पार्टी मतलब मेंबर की मर्जी है ना, किसी भी पार्टी में जाए, ऐसे नहीं अलाउ किया जा सकता। अब मान लो कोई पर्टिकुलर सरकार है, ठीक है, मान लो कांग्रेस की सरकार है ना, कोई भी पर्टिकुलर सरकार, अब वो कमज़ोर पड़ रही है, तो अगर वो कमज़ोर पड़ रही है तो उसके मेंबर्स एक एक करके निकलने लग जाएंगे, तो पार्टी ही चली जाएगी। पार्टीज के बीच में किसी तरीके का स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा। स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो पार्टी चलेगी कैसे, ठीक है। सपोज आज एक मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो वो जीत गई, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके पास जो थी मेजोरिटी थी, ठीक है, तो कोई भी बिल पास करवा सकती थी रूलिंग पार्टी। लेकिन मान लो एक एक करके सब चले जाएंगे, तो अगर वो पार्टी, रूलिंग पार्टी, किसी तरीके का बिल पास करवाना चाहेगी, पास ही नहीं करवा पाएगी। क्यों? क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे तो कोई नियम कानून ही नहीं आ पाएगा। नियम कानून ही नहीं आ पाएगा तो देश कैसे चलेगा। तो ये है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। अब मैं अगर इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो देखो, ऐसा हुआ था 1967 की बात है, ठीक है। हरियाणा की ये बात है, उसमें एक एमएलए थे, ठीक है, उनका नाम गयालाल था। एक ही दिन में उन्होंने 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदली। जब मैंने ईयर बोला ना, आप प्लीज़ उस टाइम को सोचिए, 1967 का समय है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बताऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने एक ही दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल ली। अब ऐसे तो ये सोचने वाली बात हो गई ना। अब तभी से एक डायलॉग फेमस हो गया, आया राम गया राम। तो जहाँ पे भी आया राम गया राम कहा जा रहा है, मतलब वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी जा रही है, फ्लोर क्रॉसिंग की बात करी जा रही है। मतलब आया गया 3 बार, सोच रहे एक दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदलना। और उस टाइम पे ना बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी थी। देखो, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है ना, वो कमज़ोर पड़ती है, तो उसके मेंबर्स निकलने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। सबको अपना अल्टीमेटली फ़ायदा ही चाहिए होता है। और इस लॉ को पास करवाने की कोशिश बहुत करी गई, सोचो 1967, लेकिन फाइनली 1985 में पास हो पाता है। उस टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, है ना। 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आता है। और ये जो रिकमेंडेशन है इसके बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ये 56 कमेटी ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इस शेड्यूल के ऊपर, शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे भी सवाल उठा था 1992 में, एक केस में, है ना, कियोटो होलोहान। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा। फिर इसमें एक बार अमेंडमेंट भी आया है, ठीक है, 91st अमेंडमेंट। अब हम लोग बात करते हैं डिफेक्शन लॉ का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली ये देखना कि जो पार्टी है, जो भी मेंबर है, सिर्फ मटेरियल एडवांटेज की वजह से अपनी पार्टी ना बदले, ठीक है। उसे लग रहा है अच्छा यहाँ पे फ़ायदा है ना। बेसिकली इसे पता है, एक इस चीज़ को, जैसे ये हमने बहुत फेमस कहावत है, इस चीज़ को हमने सुन रखा है कि एमपी एमएलए बेचे खरीदे जाते हैं। इस कंसेप्ट को हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये लॉ लाया गया था, ठीक है, लेजिस्लेचर्स को डराने के लिए, कि ये नहीं, उन्हें डराया जाए कि अगर वो लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे तो उन्हें निकाला भी जा सकता है। एक तरीके से स्टेबिलिटी लाना। अगर सोचो, जो मेंबर्स हैं उस पार्टी के वही आते जाते रहेंगे, तो स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी पार्टी में। पार्टी कोई लॉ पास करेगी कि पहले अपना सत्ता बनाएगी, ऑब्वियसली सत्ता बनाने पर ज़्यादा ध्यान देगी, तो कुछ चीज़ हो पाना मुश्किल है ना। तो अब हम लोग देखते हैं डिफेक्शन के क्या क्या ग्राउंड्स है, ठीक है। ये पैरा 2 में दे रखा है 10 शेड्यूल के ही। अगर कोई भी पार्टी अपनी मेंबरशिप को वॉलेंटरली दे रहा है, ठीक है, अब वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप को दे रहा है, इसका मतलब सिर्फ रेजिग्नेशन ही नहीं है, इसका मतलब रेजिग्नेशन से कहीं ज़्यादा है। इसको रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। इसमें क्या हुआ था कि
इसमें ये बोला गया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिशियल रेजिग्नेशन देंगे तो ही माना जाएगा कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को मतलब कि जो मेंबरशिप है उसे गिव अप कर दी है। आपके कंडक्ट से भी पता कर लिया जाएगा। जैसे क्या था कि कुछ मेंबर्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, जाके मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे जाके उस पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजीज थी उसकी खूब बुराई करी, है ना। मतलब एक तरीके से दिखा रहे हैं कि उसके सपोर्ट में नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उन्होंने जो है उस पार्टी को छोड़ दिया है ना, रिज़ाइन कर दिया है। तो फॉर्मल रिजिग्नेशन ही नहीं कंसिडर किया जाएगा कि उसने वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप दे दी, कंडक्ट से भी पता किया जा सकता है। तो मीडिया में क्या बोल रहा है लेजिस्लेटर, इस बात से भी फ़र्क पड़ता है। अगर कोई बोले कि मीडिया में जाके कुछ भी बोल रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो बहुत एक्सटेंट तक तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऐसे निकाला भी गया है मेंबर्स को। अगला ग्राउंड ये हो सकता है कि जो मेंबर है उन्हें किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, मतलब विप इशू किया जा रहा है, वो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। विप बेसिकली क्या होता है, 3 तरीके के होते हैं, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप। ये इस वजह से इशू किया जाता है कि सपोज जो भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई बिल पास कर रही है, ठीक है, तो उसे खतरा लगता है, वो चाहते कि मेजोरिटी के साथ पास हो, है ना, तो वो विप इशू कर सकती है, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकती है कि आपको ऐसे ही वोट करना है। मतलब पार्टी वालों को कह सकती है, अब जो मेंबर्स हैं, कि तुम लोग को प्रेजेंट होना है ना, और वोट देना है, कैसे वोट देना है, मतलब डायरेक्शंस दे सकती है कि जिससे कि वो बिल जो है ईजिली पास करवा सके। इसे बोलते हैं हम लोग विप। अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, फिर अगला कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो 6 महीने के बाद जो है कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है। 6 महीने कब से गिने जाएंगे? उस दिन से जिस दिन वो लेजिस्लेटर बना। अब कुछ एक्सेप्शंस है जो कि पैरा 4 में दे रखा है और 5 में। मतलब एक्सेप्शंस मतलब जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, मतलब मेंबर्स को जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, मेंबर्स को हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं ना कि मतलब कोई मेंबर है वो ऐसी कुछ हरकतें करे, एंटी डिफेक्शन वाली हरकतें करे, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसे पार्टी से हटा दिया जाए, इसी वजह से पढ़ रहे हैं ना ये। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब जहाँ पे उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो पहले है मर्जर, पैरा 4 में दे रखा है। मर्जर मतलब क्या होता है कि अगर मान लो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके 2/3 मेंबर जो है किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जाके जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे मर्जर मतलब यहाँ पे एंटी डिफेक्शन जो है नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 2/3 मेंबर जा चुके हैं ना, तो आप किस पे एंटी डिफेक्शन लगाओगे? किसी के ऊपर भी यहाँ पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, चाहे वो जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उन पे भी नहीं लगेगा, और जो लोग पार्टी में प्रेजेंट है उन पे भी नहीं लगेगा। फिर पैरा 5 है, कुछ लोगों को यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रखा है, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और ये लोग चाहे हमारे पार्लियामेंट के हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की मैं बात करूँ, ठीक है। उसके बाद डिसाइडिंग अथॉरिटी, जैसे मैं एंटी डिफेक्शन तब से चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ कि एंटी डिफेक्शन ये है वो है, डिसाइड कौन करेगा कि मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? अब देखो बात है पार्लियामेंट की है, तो यहाँ पे हम जुडिशरी को तो ला नहीं सकते कि जुडिशरी डिसाइड करे कि ये जो है मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, कोई बंदा लेजिस्लेचर का ही रहना चाहिए। तो ये पावर किसे दी जाती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो जैसे लोकसभा का है, तो लोकसभा में पावर किसके पास होगी? स्पीकर के पास होगी। अब 1992 से पहले तक ऐसा था कि जो भी फैसला स्पीकर ने सुना दिया वो फाइनल होता था, ठीक है। मतलब अब स्पीकर ने बोल दिया कि ये मेंबर डिस्क्वालीफाइड है तो डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाता था, और बोला कि डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाता था, है ना। मतलब कोर्ट में जाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन उसके बाद एक जजमेंट आया क्योटो होलोहान का, उसमें ये बात कही गई कि जो भी फैसला सुनाता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। स्पीकर जब भी कोई भी मैटर डिसाइड करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर, तो वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा होता है, और बाकी ट्रिब्यूनल्स की तरह भी स्पीकर का जो डिसीजन रहता है वो भी जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया है कि ये जो मैटर है एंटी डिफेक्शन का, उसको डिसाइड करने वाली अथॉरिटी स्पीकर है। तो बहुत जगह ये सवाल उठा, इस चीज़ को गलत माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो स्पीकर है वो बायस्ड होता है ना। जो स्पीकर है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी को बिलोंग करता है, तो रूलिंग पार्टी के ही फेवर में मामले को डिसाइड करेगा। किसी भी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए देगा कि जिस पार्टी को वो बिलोंग करता है उस पार्टी के एडवांटेज में है या एडवांटेज में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो स्पीकर है बायस्ड है,
और उसके हाथ में इतना अंधा पावर नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सी कमिटीज़ का भी कहना है। बहुत से कमिटीज़ तो ये रिकमेंड करती हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग रिकमेंडेशंस है कमेटी की कि परमानेंट ट्रिब्यूनल बना दिया जाए जो कि एंटी डिफेक्शन के मामले को डिसाइड करेगा। अब इसमें सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इससे रिलेटेड 2-3 केस लॉ देख लेते हैं। तो सबसे लैंडमार्क जो केस है इसके अंदर कियोटो होलोआन का केस है, ठीक है। इसमें ये था कि जो मैटर स्पीकर डिसाइड कर देता है, ठीक है, क्या उसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मतलब एक तरीके से ये पूछा जा रहा है कि जो स्पीकर डिसीजन देगा उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि केशवानंदा भारती के केस में कहा गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर हो, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर को प्राइमेसी दी जाती है। अगला केस लॉ देखते हैं, केशव मेघचंद्र का केस। इस केस में ये बोला गया था कि जो स्पीकर है, जैसे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि स्पीकर को कितनी देर में क्वेश्चन डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो जो स्पीकर है, अब स्पीकर क्या करेगा, जानबूझ के लेट में डिसाइड करेगा, है ना। मानो उसे पार्टी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना, जो भी पर्टिकुलर मेंबर है उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो वो क्या करेगा, जानबूझ के लेट में डिसाइड करेगा, है ना। क्योंकि कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, कोई पाबंदी तो है नहीं। और एक और बात ये है कि जब तक स्पीकर मैटर को डिसाइड नहीं कर लेता तब तक कोर्ट इंटरफेयर भी नहीं कर सकती, है ना। तो देखो कोर्ट के परव्यू से भी बाहर रहेगा वो मैटर। तो ऐसे में क्या किया जाता है, स्पीकर के पास पूरी पावर है कि चीज़ों को जैसे वो मोल्ड करना चाहता है मोल्ड कर सकता है। तो इस केस में कहा गया, ये रिकमेंड किया गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड हो कि इस पीरियड के अंदर जो है स्पीकर को मैटर डिसाइड करना है, जो कि 3 महीने कहा गया। अभी इसके ऊपर कोई नियम नहीं है, कोई लॉ नहीं है, ठीक है। और बोला गया कि परमानेंट ट्रिब्यूनल फॉर्म किया जाए। और ये भी बोला गया, जैसे मैंने आपको विप के बारे में बताया, ठीक है, कि मतलब डायरेक्शन देना कि किस तरीके से वोट करना है ना, किसके फेवर में वोट करना है। तो ये जो विप है वो सिर्फ और सिर्फ तभी इशू किया जाए जब सरकार डेंजर में है। ऐसे नॉर्मल बिल्स के लिए ना विप इशू किया जाए। सो दिस वाज इट इस वीडियो के लिए। लेकिन और डिटेल में जानना ना कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना एंड वी विल ट्राई टू कम अप विद द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़, मैंने एक चीज़ देखी है यूट्यूब पे कि मतलब जितने अधिकतर व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सी, ये वीडियो बनाने के लिए हमारे पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ जो मोटिवेट करती है ना, कि मतलब मैं सेल्फलेसली काम करते रह सकूँ या फिर कोई भी, या हम लोग सेल्फलेसली काम करते रह सके, वो ऐसा होता है कि जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर काउंट्स बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। सो इफ पॉसिबल डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।